बुटीक के दरवाजे पर लगे शीशे पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, मगर अंदर फिजा बोझल थी। आज वो दिन था जब मरियम के सिले हुए खास ऑर्डर शोकेस में सजने थे, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और जोड़े अभी तक नहीं पहुंचे थे। वो जोड़े मरियम की मेहनत का निचोड़ थे। दिन रात जाग कर, आँखों की जलन और उंगलियों की चुभन सहकर उसने हर लिबास को मुकम्मल किया था। उसके लिए ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, बल्कि मुस्तकबिल की तरफ खुलने वाला एक दरवाज़ा था। मगर वो जोड़े न जाने कहाँ थे। ये राज जानने के लिए कहानी के आखिर तक आइए। मोहल्ले की वो गली बहुत पुरानी थी, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा वक़ार था। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरणें जब ईंटों की दीवारों पर पड़तीं तो यूं लगता जैसे किसी ने आहिस्ता से दिन का पर्दा उठा दिया हो। इसी गली के आखिर में एक छोटा सा घर था, जिसके सहन में नीम का दरख्त और एक खिड़की के पास लकड़ी की मेज़ रखी रहती। उस मेज़ पर धागों के रंग बिखरे होते, सुइयां चमकतीं और कपड़ों के नाप तोल की किताब खुली रहती। ये सब कुछ मरियम का था, एक सादा सी दर्जन, जिसके हाथों में मेहनत की हरारत और आंखों में ख्वाबों की रोशनी थी। मरियम का दिन फजर के बाद शुरू होता। नमाज के बाद वो नीम के दरख्त को पानी देती, माँ के लिए चाय बनाती और फिर अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाती। मशीन की आवाज़ उसके लिए महज शोर न थी, वो उसकी हमराज थी, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, मगर हमेशा साथ। मरियम के टांके सीधे होते, किनारे साफ और कपड़ों में ऐसी नफासत होती जो देखने वाले को ठहरने पर मजबूर कर देती। शुरू में मोहल्ले की औरतें ही उसके पास आतीं। किसी को बेटी के जहेज़ के लिए जोड़ा चाहिए होता, किसी को ईद का लिबास, तो किसी को रोज़मर्रा का सादा सूट। मरियम हर ऑर्डर को अपनी जिम्मेदारी समझ कर लेती। अगर कपड़ा देर से आता तो वो रात गए तक जागती, और अगर नाप में ज़रा सी कमी बेशी होती तो दोबारा सिलाई कर देती। इसी मेहनत का नतीजा था कि बात मोहल्ले से निकलकर आस पास की गलियों तक फैल गई। फिर एक दिन शहर के एक छोटे बुटीक की मालिकन ने उसके काम की तारीफ की और मुस्तकिल ऑर्डर देने की बात की। ये वो मोड़ था जहां मरियम की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। अब उसके हाथों में सिर्फ कपड़ा न था, एतमाद भी था। माँ की दवाएं वक्त पर आने लगीं, घर के खर्चे संभलने लगे, और सबसे बढ़कर मरियम के दिल में एक खामोश इत्मीनान उतर आया। वो हर कामयाबी पर शुक्र अदा करती। उसी गली में एक और औरत रहती थी, समीरा। समीरा का घर बड़ा था, मगर दिल तंग। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर लोगों की आमद और रफ्त देखती, बातों में नमक मिर्च लगाती और दूसरों की खुशियों को अपनी आंखों में कांटे की तरह चुभता महसूस करती। उसने कभी सिलाई सीखी थी, मगर मशीन पर बैठने से पहले ही थक जाती। वो ये मानने को तैयार न थी कि किस्मत को मेहनत के पहियों पर चलाना पड़ता है। जब मरियम के काम की शोहरत फैली तो समीरा के दिल में हसद की चिंगारी भड़क उठी। वो मरियम की तारीफ़ें सुनती तो होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर आंखों में जलन साफ दिखाई देती। आहिस्ता आहिस्ता समीरा ने बातों का जाल बुनना शुरू किया। कभी कहती, सुना है मरियम के कपड़े देर से मिलते हैं। कभी सरगोशी करती, नाप में मसले आ जाते हैं। वो हर बात ऐसे कहती जैसे खैरख्वाही कर रही हो, मगर हकीकत में वो हसद के बीज बो रही थी। ये बातें मरियम तक भी पहुंचीं और उसे नुकसान भी हुआ। इब्तदा में वो खामोश रही और अपने काम पर तवज्जो देती रही, मगर जब एक आध गाहक ने सवाल उठाया तो दिल में चिभन ज़रूर हुई। फिर भी उसने मय्यार पर कोई समझौता न किया। वो जानती थी कि असल जवाब शोर से नहीं, काम से दिया जाता है। इसी दौरान बुटीक की मालिक ने उसे चंद सूटों का बड़ा ऑर्डर दिया और कहा कि आइंदा भी कपड़े मरियम ही से सिलवाए जाएंगे। ये सुनकर समीरा के दिल में हसद की आग और भड़क उठी। मरियम ने हमेशा की तरह वादा निभाया। कपड़े वक्त पर सिल गए, इस्त्री हो चुकी थी और पैकिंग भी मुकम्मल थी। बस उन्हें बुटीक तक पहुंचाना बाकी था कि अचानक मरियम की तबीयत खराब हो गई। यही वो लम्हा था जिसका समीरा को इंतज़ार था। उसने यकीन दिलाया कि वो जोड़े बुटीक तक पहुंचा देगी, और मरियम ने मजबूरी में ये जिम्मेदारी उसे सौंप दी। जोड़े हाथ में लेते ही समीरा के दिल में एक ख़तरनाक ख्याल आया। अगर ये वक्त पर ना पहुंचे तो इल्ज़ाम मरियम पर आएगा। उसने बुटीक जाने के बजाय जोड़े अपने घर में रख दिए। ना उन्हें नुकसान पहुंचाया, ना ख़राब किया, बस रोक लिया। बुटीक में बेचैनी बढ़ती गई। मालिक ने सख्त लहजे में फ़ोन किया। मरियम हैरान रह गई। उसे पूरा यकीन था कि जोड़े रवाना हो चुके हैं। ये वो लम्हा था जब उसके दिल में पहली बार किसी अपने पर शक ने सर उठाया।
اسی محلے میں خالہ رشیدہ رہتی تھیں، ایک عمر رسیدہ مگر تیز نظر پڑوسن۔ ایک دن دوپہر کے وقت سمیرہ کا دروازہ آدھا کھلا تھا تو وہ اندر چلی آئیں۔ کمرے کے کونے میں نئے استری شدہ جوڑے تہہ لگے رکھے تھے۔ وہ فوراً پہچان گئیں، یہ تو مریم کے سلے ہوئے کپڑے تھے۔ شام کو خالہ رشیدہ نے مریم سے بات کی۔ بات مریم تک پہنچی تو اس نے اگلے ہی دن سمیرہ سے سوال کیا۔ سمیرہ نے بات ٹالنے کی کوشش کی مگر اس کی جھکی نظریں سب کچھ کہہ گئیں۔ سچ سامنے آ چکا تھا۔ محلے کی چند اور عورتیں سمیرہ کے گھر پہنچیں۔ جوڑے وہیں موجود تھے، ویسے ہی جیسے مریم نے دیے تھے، نہ ایک ٹانکا کم نہ ایک شکن زیادہ۔ جوڑے فوراً بوٹیک پہنچا دیے گئے۔ اگرچہ تاخیر ہو چکی تھی مگر سچ کھل چکا تھا۔ بوٹیک کی مالکن نے مریم کو معاف کیا اور اس کی دیانت داری کو سراہا۔ سمیرہ کے لیے یہ خاموش شرمندگی کا دن تھا۔ محلے میں شور نہ مچا مگر ہر نظر ایک سوال بن گئی۔ مریم نے اس واقعے کے بعد ایک بات سیکھ لی، ہر مسکراہٹ خیر خواہی نہیں ہوتی اور ہر قریبی انسان قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ لیکن اس نے کبھی حسد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حسد میں جلائی گئی آگ سب سے پہلے اپنے ہی گھر کو جلاتی ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کی خوشی برباد کرنے میں ضائع کرنے کے بجائے اسے محنت، سیکھنے اور بہتر بننے میں لگائیں، تبھی کامیابی باوقار اور پائیدار بنتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔